Today we are going to attend Zell electrophoresis. न्यू टॉपिक नहीं बोलूँगा बिकॉज ये चल रहा है पहले से. Zell electrophoresis पर ही हम बात कर रहे थे और लास्ट की बात और कर लेते हैं कि Zell electrophoresis के अंदर आपने समझा कि इसके अंदर एक विद्युत मशीन होती है और उस पर जेल लगाई जाती है और वो जेल होती है एगारोज जेल जो समुद्री खरपतवार से निकाली जाती है और एक तरफ लगा रहता है एनोड और जब करंट सप्लाई करते हैं तो डीएनए के छोटे टुकड़े ऋणावेशित होने के कारण एनोड की तरफ गति करते हैं. लास्ट में इनको इथिडियम ब्रोमाइड डाई डालकर अल्ट्रावायलेट किरणें डालते हैं जिससे ये चमकीले नारंगी रंग के दिखाई देते हैं. उसके बाद में डीएनए के इन खंडों को निकाल लिया जाता है और जेल को बहा दिया जाता है. इस प्रक्रिया को क्षालन कहा जाता है. क्या कहा जाता है? बस ये और बात थी आपके लिए कि क्षालन क्या होता है. ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत और कौन से टूल्स और टेक्निक चल रही हैं. तो पॉलीमरेज एंजाइम, जहाँ पर भी बात आए पॉलीमरेज एंजाइम, चाहे आरएनए पॉलीमरेज हो या फिर डीएनए पॉलीमरेज हो, इन सब का एक ही काम होता है, ये बहुलीकरण करते हैं भाई, यानी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग को जोड़ते जाते हैं. जैसे मान लो ATCG ये है, अगर पॉलीमरेज एंजाइम लगा रहे हैं तो आगे इनकी न्यूक्लियोटाइड को और जोड़ देंगे. वो एक तरीके से न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करते हैं. लाइगेज एंजाइम की बात पहले ही बता दी आपको. लाइगेज एंजाइम सील करता है, ये वाहक के साथ विजातीय डीएनए को जोड़ने का काम करता है. क्या काम करता है? वाहक के साथ विजातीय डीएनए को जोड़ने का काम करता है. क्लोनिंग वाहक की अगर हम बात करें तो क्लोनिंग वाहक यानी आप किसके साथ विजातीय डीएनए को जोड़ के उसकी क्लोनिंग करवाओगे. क्लोनिंग मतलब उसकी कॉपी तैयार करवाओगे. तो यह ज्यादातर केस में जो यूज किया जाता है वह कौन सा होता है? प्लाज्मिड. इसके अलावा बैक्टीरियोफेज भी यूज किया जा रहा है. ठीक है, जीवाणु भोजी. इनका यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है. इनके अंदर स्वतंत्र रूप से अपनी कॉपी तैयार करने की क्षमता होती है. ये कुछ ही समय में अपनी कॉपी तैयार कर लेते हैं. देखा जाए तो प्लाज्मिड सामान्यतः जीवाणु कोशिका में 15 से 100 कॉपी तैयार कर लेता है. तो क्लोनिंग वाहक इसलिए यूज करते हैं. इसके अलावा हम बात करेंगे क्लोनिंग वाहक. एक अच्छा क्लोनिंग वाहक क्या होना चाहिए? एक अच्छा प्लाज्मिड, एक अच्छा वाहक क्या होना चाहिए कि उसमें हमें वो सारे गुण मिल जाएं जो हमें चाहिए. तो इस प्रकार से हम क्लोनिंग वाहक की अगर बात करें तो किसी भी क्लोनिंग वाहक के अंदर एक स्थल होना चाहिए जिसको आप बोलते हैं ORI. जैसे प्लाज्मिड है उसके अंदर एक स्थल है ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये वो स्थल है जहाँ से रेप्लिकेशन प्रारंभ हो सकता है. तो विजातीय डीएनए को आप यहाँ लाके जोड़ो, विजातीय डीएनए को आप यहाँ लाके जोड़ो ताकि वो जल्दी से अपनी कॉपी कर ले. तो ये पहली बात क्या है? ORI. ORI का मतलब क्या हुआ? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, क्लियर बात. आगे अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास यदि आप बाहर से लाया हुआ डीएनए का टुकड़ा जोड़ते हो तो कुछ ही क्षणों में अपनी कॉपी तैयार कर लेता है. एक होता है सिलेक्टेबल मार्कर. सिलेक्टेबल मार्कर ORI के अलावा सिलेक्टेबल मार्कर का होना भी जरूरी है. ये मार्कर है ना, ये मार्कर ऐसे मार्क कर रहा है, चिन्ह लगा रहा है. वैसे यहाँ पर भी कुछ ऐसी तकनीक अप्लाई की जैसे सिलेक्टेबल मार्कर जैसी प्रक्रिया चालू हो गई. सिलेक्टेबल मार्कर क्या काम करता है? सिलेक्टेबल मार्कर रूपांतरण और अरूपांतरण की पहचान करता है. इससे यह पता लग जाता है कि रूपांतरण हुआ या नहीं हुआ. रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए का खंड होस्ट में आपने प्रवेश करवाया और वो होस्ट ने उसको ग्रहण कर लिया. होस्ट ने उसको ग्रहण कर लिया. आपने क्या किया? आपने होस्ट के अंदर डीएनए को खंड को प्लाज्मिड के साथ जोड़ के भेज दिया. किसके साथ? अब आप पता तो लगना चाहिए ना कि वहां पर वो पहुंच गया और अपना काम स्टार्ट कर देगा कि नहीं करेगा. तो इस चीज के लिए जो तकनीक यूज की जाती है उसको कहते हो आप क्या? सिलेक्टेबल मार्कर. तो रूपांतरण हुआ या नहीं हुआ? रूपांतरण तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डीएनए का खंड होस्ट में प्रवेश करवाया
जिन्होंने इस खंड को ग्रहण कर लिया वह जीवाणु रूपांतरित हो गए, और नहीं किया तो अरूपांतरित। समझ में आ गई बात? समझ में आई? वापस से देखो, सिलेक्टेबल मार्कर की अगर हम बात करें, सिलेक्टेबल मार्कर क्या है कि आपने, ये है प्लाज्मिड, क्या है? प्लाज्मिड के साथ आपने ये जोड़ दिया डीएनए, और आपने इसको इस जीवाणु कोशिका में डाल दिया, क्योंकि आपकी मशीन तो जीवाणु कोशिका ही रहेगी ना, इसके अंदर डाल दिया। अब इसने, जिस जीवाणु ने इसको ग्रहण कर लिया तो रूपांतरण, और नहीं ग्रहण किया तो अरूपांतरण। तो इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता कैसे लगेगा? तो इसके लिए यहां पर कुछ साइट होती हैं प्लाज्मिड में, जैसे दो साइट है अपने पास। सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में हम दो चीजों को यूज कर रहे हैं, एक तो टेट्रासाइक्लिन, आर का मतलब प्रतिरोधी जीन जो प्रतिरोधकता उत्पन्न करेगा, एक एम्पिसिलिन, ये आर इस पे भी लगा दिए। ये दो जगह है, समझ में आ गई बात? ये प्लाज्मिड में दो जगह है, एक तो टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। ये दोनों सिलेक्टेबल मार्कर का काम करेंगे, दोनों सिलेक्टेबल मार्कर। कैसे? अब आप बाहर से विजातीय डीएनए जोड़ रहे हो, तो विजातीय डीएनए आपको इनके पास ही जोड़ना है, ORI भी मिल जाए और ये भी मिल जाए, इनके पास ही जोड़ना है। तो आपने विजातीय डीएनए यहाँ पे जोड़ दिया, मान लो ये जोड़ दिया आपने, तो प्रतिरोधी प्रतिजैविक जीन आपने बाहर से जोड़ दिया। अब क्या करता है, जैसे ये जीन इसके साथ जुड़ गया तो इसके प्रति प्रतिरोधकता को समाप्त कर देगा, एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधकता को समाप्त कर देगा जैसे ही जुड़ते ही। समझ में आ गई बात? अगर इसके साथ जोड़ा आपने तो टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधकता समाप्त कर देगा। अब इस चीज को समझे कैसे? इस चीज को ऐसे समझें कि हमने ये लिया प्लाज्मिड, क्या लिया? और यहां पर है टेट्रासाइक्लिन, और यहां पर है एम्पिसिलिन, यहां पर है एम्पिसिलिन, और ये लिया हमने बाहर से कोई जीन, और वो इसके साथ यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, ये बन गया RD। क्या बन गया? अब आपने इसको किसी कोशिका में डाल दिया, जीवाणु कोशिका ही होनी चाहिए क्योंकि उसी में करेगा वो कॉपी। ये जीवाणु कोशिका में आपने इसको डाल दिया, ठीक, डल गया। अब मैंने ये कहा कि जिसके साथ जोड़ेंगे उसके प्रति प्रतिरोधकता समाप्त हो जाएगी, तो अब वो अगला क्या करेगा, दो सॉल्यूशन तैयार करेगा, क्योंकि ये चीज ऐसे तो है नहीं ये आपको दिख जाए, ऐसे दिखेगी कुछ नहीं, एक प्रैक्टिकल के तरीके से समझना पड़ेगा। दो सॉल्यूशन तैयार किए, एक सॉल्यूशन जो है, एक सॉल्यूशन जो तैयार किया वो तैयार किया उसने टेट्रासाइक्लिन का, टेट्रासाइक्लिन रासायनिक पदार्थ डाला और एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया। समझ में आ गई बात? एक सॉल्यूशन उसने तैयार किया एम्पिसिलिन का, एम्पिसिलिन डाला और सॉल्यूशन तैयार कर लिया। अब इस बैक्टीरिया को वो इसमें डालता है, यहाँ पे जोड़ा किसके साथ था, टेट्रासाइक्लिन के साथ। किसके साथ? तो इस माध्यम में ये जीवाणु वृद्धि करना ही बंद कर देगा क्योंकि इसके प्रति प्रतिरोधकता तो समाप्त हो ही गई थी। अब इस माध्यम के अंदर वो वृद्धि नहीं करेगा बिल्कुल भी। समझ में आ गई बात? फिर इसने इसमें डाला तो इसने जोड़ा कहाँ था, इसके साथ, लेकिन इसके साथ तो प्रतिरोधकता अभी भी चालू है, लेकिन इसमें ये वृद्धि करना चालू कर देगा। समझ में आ गई बात? तो इससे में पता लग जाएगा कि आपने बाहर से जो जीन भेजा वो टेट्रासाइक्लिन के साथ जुड़ गया या नहीं जुड़ा, इस माध्यम से हमें पता लग जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि रूपांतरण हो गया या नहीं हुआ। अगर दोनों ही माध्यम में वृद्धि करे तो
दो जगह जुड़ गए हैं जीन। कहाँ जुड़ गए हैं? दोनों ही माध्यम में वृद्धि नहीं करे तो दो जगह जुड़ गए हैं, और दोनों में वृद्धि करें तो जुड़ा ही नहीं है कहीं पर। समझ में आ गई बात? दोनों ही जगह वृद्धि नहीं करे तो जुड़ा ही नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक। यहां थे अपन, सिलेक्टेबल मार्कर की बात करें तो यहां पर इकोलाई में एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन सिलेक्टेबल मार्कर का कार्य करते हैं। क्लियर? यहां पर देखो आप, एक प्लाज्मिड है PBR 322, ये प्लाज्मिड मानव द्वारा बनाया हुआ है भाई। किसके द्वारा? ठीक है, मतलब इसमें रूपांतरण किया गया। इसमें एक से लेके मेरे ख्याल से 3000 तक जीन जोड़े जा सकते हैं, और इसमें कई साइट हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ जोड़ा जा रहा है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट ये रही, ये इक्वारो की साइट रही, ये हिन3 की साइट रही, ये बैम की साइट रही, और ये एम्पिसिलिन साइट रही, ये टेट्रासाइक्लिन साइट रही, ये ORI रही, ये रोप रही, सारी साइटें दिखा रखी है इसमें। तो ये मानव निर्मित है, और इसे कॉपी होने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा है, और इसे PBR शोधकर्ताओं के नाम पे दिया गया। P यानी प्लाज्मिड, B यानी बोलीवर, और R यानी रोड्रिगेज। क्या बोलोगे? और 322वें प्रयोग के दौरान इसको सफल किया। ठीक है, यहाँ देखोगे आप, यह मनुष्य द्वारा रूपांतरित प्लाज्मिड है। इसे 1977 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हर्बर्ट बोयर की प्रयोगशाला में बनाया गया था। किसकी प्रयोगशाला में? इसका यह नाम इसको बनाने वाले शोधकर्ताओं के नाम पर आधारित है। P यानी प्लाज्मिड, B यानी बोलीवर, और R यानी रोड्रिगेज। ये 15 किलोबाइट से छोटे DNA खंडों को कॉपी कर सकता है। इसमें 3 से लेकर कई हजार तक, हाँ मैं थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, 3 से लेकर कई हजार तक जीन पाए जाते हैं। इसमें 2 जैविक प्रतिरोधी जीन भी होते हैं, जैसे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। विजातीय DNA का बंधन इन दोनों जीन में से किसी एक की क्लोनिंग साइट पर किया जाता है। इन दोनों में से किसी के साथ कर दो। उदाहरण के लिए, यदि विजातीय DNA वाहक PBR में स्थित टेट्रासाइक्लिन के साथ जोड़ दिया जाए, समझ में आ गई बात? जोड़ दे, और वहां पे साइट भी बता रखी है, कौन सी, मतलब आप कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कर रहे हो? बैम का। ठीक है, जीवाणु के नाम पे दिया गया बैम का। जोड़ दिया जाए तो प्राप्त पुनर्योग्य DNA टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधकता समाप्त हो जाएगी। आपने जोड़ा किसके साथ? प्रतिरोधकता समाप्त किसके लिए हुई? टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन के लिए प्रतिरोधकता बनी रहेगी। इस आधार पर पुनर्योग्य तथा अपुनर्योग्य यानी रूपांतरण तथा अरूपांतरण की पहचान की जा सकती है, क्योंकि पुनर्योग्य DNA एम्पिसिलिन युक्त माध्यम में वृद्धि करेगा, क्योंकि आपने जोड़ा किसके साथ था? टेट्रासाइक्लिन के साथ, तो इसमें आराम से वृद्धि कर लेगा, जबकि टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में वृद्धि नहीं करेगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा। क्लियर? अगर लेकिन अपुनर्योग्य DNA रूपांतरण नहीं हुआ है, अरूपांतरित DNA, तो ना तो टेट्रासाइक्लिन में वृद्धि करेगा ना एम्पिसिलिन, दोनों के लिए नहीं करेगा। तो हमें पता ही नहीं लगेगा, वो जुड़ा ही नहीं है अभी तक। ठीक है, इस प्रकार प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन सिलेक्टेबल मार्कर की तरह कार्य करते हैं। समझ में आ गए? ये साइट दे रखी है, ये पूरा PBR का। ठीक है, पादप तथा जंतु कोशिकाओं में जीन क्लोनिंग हेतु वाहक, देखो पादपों और जंतुओं में अलग से यूज किया जाता है। अगर देखा जाए तो जीवाणु और बैक्टीरिया को ये अपना आधार बनाते हैं। एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस जीवाणु है, कौन सा? ये द्विबीजपत्री पादपों में कोशिकाओं को ट्यूमर में बदल देता है इससे। फिर क्या किया वैज्ञानिकों ने? इसी का जो खतरनाक था, इसी का एक प्लाज्मिड बाहर निकाला, जिसको क्या कहते हैं? TI प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? और उसको निशस्त्रीकरण कर दिया, अहानिकारक बना दिया, और अहानिकारक बना के उसी के जरिए क्या भेजने लग गए? किसी वांछित जीन को जोड़कर। यानी पहले जो खराब काम कर रहा था ना, और पता लग गया वैज्ञानिकों को
कि ये जा सकता है, लेकिन काम कैसा कर रहा है, ये ट्यूमर उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है? तो कितना इसी से काम लिया जाए। तो इसके ट्यूमर वाले जीन को तो निकाल दिया और इस प्लाज्मिड को सही प्लाज्मिड बना दिया। आज टीआई प्लाज्मिड के जरिए पादपों के अंदर बहुत सारे जीन ट्रांसफर किए जाते हैं, अच्छे जीन। समझ में आ गई बात? ऐसे ही रिट्रोवायरस है जो कैंसर के लिए होता है जंतुओं में, तो रिट्रोवायरस को बाद में क्या बना लिया गया, हानिकारक बनाकर इसका भी उपयोग किस में किया जाने लगा, वाहक के रूप में। समझ में आ गई बात? सक्षम प्रपोषी अतीत है पुनर्योज डीएनए के साथ रूपांतरण। देखो आप यदि ऐसे बोलते हो कि भाई आरडी है, आरडी बन गया, ये आरडी बना के आपने रख लिया, आपको इसमें जीवाणु कोशिका में डालना है, तो जीवाणु कोशिका में डालने की विधि इसके पास अलग अलग है हमारे पास, लेकिन वो जीवाणु कोशिका में जाएगा क्यों? अगर कोई मेहमान बाहर से आ रहा है तो आप पहले कमरे को सजाओ। किसको सजाओ? ताकि वो अच्छे से आ जाए। आपको ये नहीं बताना है कौन से रूट से आ रहा है वो, बाई बस आएगा, किधर से आएगा, कौन से रास्तों से आएगा, ये हम बाद में बताएंगे। अभी के लिए आपको ये बताना है इस कमरे के अंदर इसको लेके आना, तो इसको सजाया जाएगा। तो हम जीवाणु कोशिका में प्रवेश करवाएंगे ना आरडी को, क्यों करवाएंगे? ताकि उसकी कॉपी करे वो। तो जीवाणु कोशिका में प्रवेश क्यों करेगा? इसके लिए उसको ट्रीट करना पड़ता है लैब के अंदर। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले कि जीवाणु कोशिका को पुनर्योज डीएनए लेने के लिए सक्षम बनाया जाता है। इसके लिए पहले कैल्शियम से उसको धोया जाता है, सांद्रित किया जाता है जीवाणु को। फिर इन कोशिकाओं को बर्फ पे रखा जाता है और बलपूर्वक आरडी को प्रवेश करवाया जाता है। आप बोलोगे सर बलपूर्वक कैसे होगा? आरडी प्रवेश करवाने की टेक्निक दूसरी है, ये आगे पढ़ेंगे हम। बलपूर्वक आरडी को इसके अंदर भेज दिया जाता है। इसके बाद इसे टेम्परेचर दिया जाता है, कितना? 42 डिग्री टेम्परेचर, और उसके बाद में वापस से इसको ठंडा किया जाता है। ऐसी कंडीशन जब तक की जाती है तो आरडी उसके अंदर प्रवेश कर जाता है पूर्ण रूप से। समझ में आ गई? कैल्शियम से पहले धोते हैं 42 डिग्री, फिर बर्फ पे रखते हैं, फिर 42 डिग्री टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, और 42 डिग्री टेम्परेचर देने के बाद फिर वापस से उसको बर्फ पे रखते हैं। समझ में आ गई बात? इतनी कंडीशन हम करते हैं तो आरडी उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। क्लियर?